यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीएससी मेंस का जो आंसर राइटिंग है इसको यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कोई आंसर राइटिंग जो आपका है ये आपको जो भी एग्जाम है, जैसे यूपीएससी आपका तो उसमें काम तो आएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका स्टेट पीसीएस जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, जो भी स्टेट से हो, वो सब में आपके यहाँ से देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी यहाँ पे जो हमारे मेंस के एग्जाम होते हैं स्टेट पीसीएस के, जो आंसर राइटिंग होती है वो सब में आपको यहाँ से जो क्वेश्चन होंगे देखने को मिलेंगे। जैसे कि यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था मेंस का, तो उसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जीएस 1 से जो मैंने आपको कराए वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। या तो आप पेपर डाउनलोड करके आप देख सकते हो, जीएस 1 का जो मैंने कराया वो भी आप देख सकते हो करके, तो आपको समझ आएगा वहाँ से, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैं करा रहा हूँ आपको, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से, और टेस्ट नंबर यहाँ पर 17 है, राइट। 16 टेस्ट मैं आपको करा चुका हूँ, राइट। 17 नंबर, उसके बाद डिस्कस करेंगे 18, 19, 20, फिर उसके बाद जो स्टार्ट करेंगे जीएस 3 के कुछ टॉपिक है उनको, राइट। तो देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसमें, अध्यादेश से आप क्या समझते हैं? भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर एक लेख लिखना है, ठीक है, 150 शब्दों में, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या करना है आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर बताना है कि क्या है। आप जो पहले अपना पूरा दृष्टिकोण बनाएंगे, फ्रेम बनाएंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। तो आप पहले बनाएंगे कि सर्वप्रथम अध्यादेश बताएंगे क्या होता है, ठीक है। अध्यादेश क्या होता है उसके बारे में आप यहाँ पे संक्षेप में बताएंगे, छोटी सी 2 से 3 लाइनों में, राइट। उसके बाद भारत में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऐतिहासिक पहलू पर चर्चा करेंगे, क्या राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, क्या इसके ऐतिहासिक पहलू हैं, कुछ पॉइंट फॉर्म में आपको इनको बता देंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संवैधानिक प्रावधान है, क्या क्या संवैधानिक इसके प्रावधान हो सकते हैं, वो भी आपको पॉइंट फॉर्म में करना है, राइट। चौथी बात में आप लिखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में संबंधित मुद्दे और संबंधित निर्णय क्या क्या थे उसका वर्णन यहाँ पर करेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आपके जो आंसर रहेगा ये आपका आंसर पूरा होगा, ठीक है। तो देखते हैं, लिखते हैं आंसर को। देखो अध्यादेश क्या होता है इसके बारे में। अध्यादेश एक प्रकार का कानून होता है जिसे संसद राज्य विधायिका के सत्र में नहीं होने की स्थिति में तथा तत्कालिक आधार पर कानून की आवश्यकता होने पर राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा पारित किया जाता है। सिंपल सी बात में आपको ये लिखना है, ठीक है। संविधान में अध्यादेश को भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर जो शामिल किया गया था, इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था, ठीक है। और थर्ड पॉइंट में लिखना है, भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति को कानून बनाने के यहाँ पर कुछ शक्तियाँ प्रदान करता है, अर्थात उस स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है जब संसद दोनों सदनों में कोई एक सदन सत्र में ना हो। ऐसी स्थिति में क्या होता है, केवल एक सदन कानून पारित करने के में असमर्थ हो जाता है, तो क्या होगा, वो अध्यादेश जारी कर सकता है, राइट। अगला पॉइंट में लिखेंगे, अध्यादेश किसी भी ऐसे विषय में संबंधित हो सकता है जिसके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो और उसी के अनुसार यहाँ पर सीमाएं निर्धारित की गई हों, ठीक है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति के लक्षण, हाँ यहाँ पे पूछे ना क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो लक्षण क्या होंगे इनके, पॉइंट फॉर्म में आप लक्षण बता सकते हो, ठीक है। जैसे कि जब विधायिका सत्र में नहीं हो तब क्या होता है, तब आप यहाँ पे इस पर अध्यादेश जारी कर सकते हो। सेकेंड बात, संसद की स्वीकृति होनी चाहिए अध्यादेश जारी करने के लिए, ठीक है। क्या होगा, संसद की स्वीकृति और संसद द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप लिखोगे इसी में, राष्ट्रपति किसी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है, ठीक है। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति संबंधित कुछ मुद्दे, ठीक है। क्या मुद्दे लिखना है आपको, देखो यहाँ पर मुद्दे होंगे हमारे, ये होंगे कि यहाँ पर संविधान ने विधायिका और कार्यपालिका की मत शक्ति का पृथक्करण किया, परंतु औचित्य के बिना अध्यादेश को बार बार जारी करके यहाँ पर जो कार्यपालिका है, विधायी जो प्रक्रिया है, उसकी अवहेलना करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये पॉइंट लिखोगे। उसके बाद संबंधित कुछ निर्णय थे, कुछ निर्णय भी यहाँ पर थे, जैसे कि अध्यादेश जारी जो तभी जारी किया सकता है जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो, इसे जारी करने हेतु उपयुक्त परिस्थितियां विद्यमान हो, ठीक है। कूपर मामला जो था 1970 का, ठीक है, कूपर जो थे उनके जो मामला था 1970 का, उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि संतुष्टि पर दुर्भावनापूर्ण जो मंशा होती है उसके आधार पर सवाल उठाया जा सकता है, ठीक है। एक और पॉइंट था, उच्चतम न्यायालय ने जो डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य था 1986 का केस था, उसमें कहा था कि जब परिस्थितियां असाधारण ना हो तो अध्यादेश को पुनः जारी करना असंवैधानिक माना जाएगा। ये आपको पॉइंट नोट कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नीचे लिखना है लाइन छोड़ के थोड़ा सा एक, इसलिए इस बात को बनाए रखा जाना चाहिए कि जो इसका सम्मान करा जाना चाहिए कि जो कानून है वो बनाने के लिए प्राथमिक प्राधिकरण विधायिका ही होती है। ऐसा केवल अस्थायी तत्कालिक जो हमारी परिसंपत्ति होती है, ठीक है, या परिस्थिति होती है, उस स्थिति में ही होना चाहिए जो कार्यपालिका को किसी अध्यादेश का सहारा लेना पड़े तब, ठीक है। तो यहाँ से ये सब पॉइंट आप इसमें नोट करोगे और अपना आंसर लिखोगे। देखो अपने अपनी तरीके से भी इस आंसर को लिख सकते हो, जो मैं बता रहा हूँ जरूरी नहीं कि आप सब यही पॉइंट करो,
है तो यही बात पॉलिटी की, ठीक है। लेकिन अपने अकॉर्डिंग आप इनको ऊपर से नीचे, जैसे कि पहले मैंने बताया आपको जो सिस्टम से बताया करने का है ना, तो आपको अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो शुरुआत आंसर की कैसे करना है। लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट था इंट्रोडक्शन, वो आपको अध्यादेश से ही करना है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 150 वर्ड में लिखना है, ज़्यादा आंसर नहीं लिखना है। 150 वर्ड कितना होता है, एक पेज आपका ये हो गया, ठीक है। एक पेज आपका ये हो गया और एक पेज ये, 2 पेज होते हैं, एक पेज तो पूरा लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक पेज आपका इतना करीब इतना लिखेंगे, आपका ये आपका 150 वर्ड में पूरा हो जाएगा। अगर 200 वर्ड में लिखना है तो ये पूरे दोनों पेज आपको यहाँ से भरने चाहिए, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ से, संसद में कटौती प्रस्ताव क्या होता है, इसके विभिन्न प्रकारों पर व्याख्या करना है। कटौती प्रस्ताव क्या होता है, इसके विभिन्न प्रकारों पर व्याख्या करना है। तो 150 शब्दों में लिखना है, ठीक है। दृष्टिकोण क्या बनाएंगे, दृष्टिकोण में अपना जो लिखेंगे, लिखना नहीं होता, दृष्टिकोण एक सिर्फ अपना माइंड बनाना होता है। जैसे हम लोग अभी कुछ घर बनाते हैं या कुछ काम करते हैं तो एक स्ट्रक्चर माइंड में सेट होता है कि नहीं सामान यहाँ रखना है, इसको यहाँ रखना है, ऐसे करना है, तो एक सेट होता है माइंड, ठीक है। तो वही माइंड सेट करने के लिए अपने जो हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ पे कहाँ पॉइंट रखना है, तो देखो यहाँ पे क्या पॉइंट रखना है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, कैसे आपको सेट करना है, ठीक है, दृष्टिकोण। तो यहाँ पे देखो, इसमें आप स्टार्ट करेंगे, भारतीय संसद में कटौती प्रस्ताव के बारे में बताएंगे क्या होता है। कटौती प्रस्ताव क्या होता है, इसको संक्षेप में 2 से 3 लाइन में आप बता देंगे, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, कटौती प्रस्ताव के प्रकार की उपयुक्त विशेषण के साथ साथ यहाँ पर संक्षेप में चर्चा करेंगे क्या होता है ये, ठीक है। तीसरी बात, कटौती प्रस्ताव के निहितार्थ पर चर्चा करेंगे, क्या इसके निहितार्थ होते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। ये तीसरा पॉइंट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो आंसर रहेगा यहाँ से पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं, इसमें देखते हैं जो हमारा जो कटौती प्रस्ताव है क्या है। देखो यहाँ पर हमारा संसद में कटौती प्रस्ताव होता है, तो इसके बारे में कटौती प्रस्ताव के बारे में देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आप, कटौती प्रस्ताव एक अधिकार है जिसे लोकसभा सदस्यों को सरकार द्वारा वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान जो अनुदान मांगे हैं उसमें विरोध करने पर हेतु यहाँ पर लाया जा सकता है। यदि कोई कटौती प्रस्ताव संसद द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और सरकार के पास बहुमत नहीं होता है तो लोकसभा जो नियम जो होते हैं उसके अनुसार वो त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होना होता है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको लिखना है, ये हमारा कटौती प्रस्ताव है। नीचे लाइन से लिखना है कटौती प्रस्ताव के प्रकार, ठीक है, क्या इसके प्रकार हैं ये लिखेंगे, पॉइंट फॉर्म में करके लिख दोगे। इसके प्रकार में पहले लिखोगे पॉलिसी कट, ठीक है, क्या है, तो हमारे पॉलिसी कट होते हैं, ये क्या होते हैं, ठीक है। पॉलिसी कट में लिखना है आपको, इस प्रकार की कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य किसी की मांगे गए यहाँ पर धन की कटौती कर दी जाती है, ठीक है, या नीति की जो अंतर्निहित मांगे उसको लेकर यहाँ पर अस्वीकृत करना, या कारण को दर्शाना कि प्रस्ताव की जो हमारी अनुदान मांग है वो क्या है, केवल 1 रुपये की कटौती करना चाहता हो जो किसी मंत्रालय या अनुदान की मांगों को लेकर लगभग खत्म करने के समान होती है, ये हमारा पॉलिसी कट में आ जाएगा। सेकंड बात, सेकंड हेडिंग में लिखेंगे इकोनॉमिक कट, ठीक है, इकोनॉमिक कट होता है उसमें इस प्रकार की कटौती का लक्ष्य अनुदान मांग को एक निश्चित स्तर तक कम करना है तथा ये प्रदर्शित करना है कि यहाँ पर जो अनुदान मांगे उसको परिवर्तन किया जाना चाहिए, आपको यहाँ पर इकोनॉमिक कट में लिखना है। थर्ड पॉइंट है टोकन कट। टोकन कट में आप क्या लिखेंगे, इस प्रकार की कटौती के प्रस्ताव का उद्देश्य भारत सरकार की जो हमारे उत्तरदायित्व होते हैं उसके संबंधित किसी भी यहाँ पर जो विशेष शिकायत है उसको प्रदर्शित करने के लिए जो अनुदान मांगी होती है 100 रुपये की जो कटौती है उससे करते हैं, ठीक है। कटौती प्रस्ताव सदस्यों को बजट के हर हिस्से की जांच करने के लिए यहाँ पर सरकार की जो आलोचना होती है उसको करने का अधिकतम अवसर प्रदान करती है। तो ये 3 बात आप लिख दोगे, पॉलिसी कट, टोकन कट और यहाँ पर इकोनॉमिक कट, एक 2 लाइन आप उसमें बता दोगे, ठीक है। उसके बाद कटौती प्रस्ताव के क्या निहितार्थ होते हैं, है ना, कटौती प्रस्ताव के क्या निहितार्थ होते हैं, क्या निहितार्थ हैं ये आप लिखेंगे इसमें, ठीक है। इसमें लिखना है आपको, पॉइंट में ही लिख सकते हो, सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन के बहुमत के कारण अधिकतर कटौती प्रस्ताव पारित नहीं हो पाते हैं। सेकंड पॉइंट, चूंकि कटौती प्रस्ताव सरकार द्वारा चर्चा के लिए रखे गए वित्त विधेयक के किसी भी मांग को विरोध करने के लिए लोकसभा में सदस्यों को जो प्रदत्त हमारा एक वीटो होता है वो शक्ति होता है। इसके तहत यहाँ पर जो सरकार है वो शक्ति परीक्षण करने के लिए एक विधायी जो हमारे उपकरण है उसके रूप में देखता है इसे, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे कटौती प्रस्ताव महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहाँ पर इसके प्रत्येक मांग रचनात्मक चर्चा की सुविधा प्रदान करता है और सदस्यों के मांगों पर वीटो करने के यहाँ पर जो शांति से लोकतांत्रिक सरकार को सिद्धांत बनाए रखने की अनुमति देता है। तो ये सब पॉइंट यहाँ से आपको लिखना है, ठीक है। तो आप जो आंसर रहेगा, आंसर यहाँ से इसका कटौती प्रस्ताव वाला पूरा हो जाएगा आपका, राइट। जो भी आप अपने तरीके से लिखते हो तो अपने तरीके से जो आपके पास नोट्स मटेरियल है उसके हिसाब से भी आप यहाँ से लिख सकते हो। देखो लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको आंसर अपना टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देना, भेज देना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं जो रहेगा आपको यहाँ से चेक करके जो बताऊंगा कि क्या यहाँ पे कैसा है, क्या क्या पॉइंट और लिखने हैं या लिख सकते हो क्या क्या पॉइंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे भेज सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, राइट। देखो जैसा भी आंसर लिखो, सही गलत उल्टा सीधा जैसा भी लिखते हो, स्टार्टिंग में सबका गलत होता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर मेरा गलत होगा तो मुझे कैसा लगेगा, नहीं, ठीक है। जैसा भी लिख सकते हो वैसा आंसर आप लिख के भेजो,
ठीक है, प्रैक्टिस करो लिखने का, क्योंकि आपको आपकी यूपीएससी का अगर तैयारी करो या स्टेट पीसी की तैयारी करो तो कम से कम एक दिन में 40 आंसर लिखने होते हैं। 2 पेपर होते हैं, GS1 GS2 का एक ही दिन में 20-20 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन एक दिन में लिखने होते हैं। तो इस वजह से प्रैक्टिस थोड़ी करते रहो, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, सैद्धांतिक रूप से मंत्रिमंडल कैबिनेट जहां संसद पर निर्भर होता है वहीं व्यवहारिक रूप से ये संसद का नियंत्रक होता है। टिप्पणी करना है, ठीक है। देखो 150 शब्दों में भी लिखना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, हमारा जो इंट्रोडक्शन रहेगा, जो दृष्टिकोण रहेगा, फ्रेम क्या बनाएंगे, संसद का गठन करने वाले हमारे कुछ तत्व होंगे, बताएंगे संसद का गठन कैसे हुआ है ना, ये बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि हमारा जो कैबिनेट है संसद पर किस प्रकार निर्भर है ना। सेकंड बात में आपको ये बताना है। थर्ड बात में बताएंगे कि जो हमारा इसके पश्चात जो हमारा सामूहिक जिम्मेदारी है, जो हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी, सामूहिक जिम्मेदारी की अवधारणा है, ये क्या है, और इसके पश्चात संसद के कैबिनेट द्वारा कैसे प्रभावित होती है ये, ठीक है, ये आपको लिखना है। थर्ड पर यहाँ लिखा है ना, संसद पर निर्भर कैसे होती है, कैसे इस पर प्रभावित होगी। उसके बाद चौथे पॉइंट में ये बताएंगे कि इसका उचित ढंग क्या है या उचित समय क्या है इसका, ठीक है, संसद का नियंत्रण होता है उससे लेकर के। तो चौथा पॉइंट ये आपको हो जाएगा और आंसर जैसे आपका पूरा होगा, ठीक है। लिखते हैं इसको। देखो आप लिखेंगे यहाँ पर संसद को जो गठन करने वाले जो हमारे कुछ तत्व हैं उसको पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे, है ना। देखते हैं इसको पॉइंट फॉर्म में। पहला पॉइंट आपको लिखना है ऐसे, इसमें लिखेंगे संसद में राष्ट्रपति, उच्च सदन और निम्न सदन शामिल होते हैं, ठीक है। तो निम्न सदन हमारा जो होता है लोकसभा और राज्यसभा, उच्च सदन, ये सब शामिल हो, या लिख सकते हो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होता है, ठीक है। अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट इसी में लिखना है, सामूहिक रूप से जो हमारे उत्तरदायित्व शब्द का अर्थ है कि संसद और संपूर्ण राष्ट्र के प्रति कैबिनेट की पूर्ण जिम्मेदारी। थर्ड पॉइंट इसमें लिखेंगे आपकी जो हमारे कैबिनेट है उसके फैसले के सभी मंत्रियों को सहमत होना चाहिए और जो भी सहमत ना हो उससे त्यागपत्र दे देना चाहिए, ठीक है। चौथी बात, कैबिनेट की एकता में टूटने के पश्चात जो हमारी संसदीय प्रक्रिया है वो क्षति पहुंचती है, राइट। और प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता और लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के नाते सदन के नेतृत्व करता रहता है। ये सब पॉइंट आप 4-5 पॉइंट आपको नोट करना है इसके, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट लिखना है, सब पॉइंट हमें पूरा आंसर पूरा करना है, ठीक है ये। परंतु इस नेतृत्व को कैबिनेट द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्देशित किया जाता है, क्योंकि अब जो कैबिनेट है ये वास्तविक निर्णय लेने वाली एक संस्था है और कैबिनेट में जो भी निर्णय लिया जाता है उसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है तथा सरकार के बहुमत होने पर जो संसद है उसे स्वीकार करने हेतु बाध्य हो जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट, कैबिनेट के साथ परामर्श के बाद जो हमारी प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति संसद को आहूत करने के साथ साथ यहाँ पर स्थगन की सलाह देता है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति सरकार की जो नीतियाँ होती है उसकी घोषणा करता है, जो वास्तव में कैबिनेट की जो नीतियाँ होती है वो होती हैं। अगला, सभी महत्वपूर्ण विधेयक कैबिनेट के माध्यम से ही निर्गत होते हैं और एक बार अधिनियमित बन जाते हैं के बाद यहाँ पर जो हमारे राष्ट्र है उसकी क्रियाविधि के अनुसार यहाँ पर अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, दूसरी तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री के माध्यम से कैबिनेट संसद की मुखिया होती है, ठीक है। और प्रधानमंत्री जो हमारा सदन और कैबिनेट दोनों का यहाँ पर प्रमुख होता है, उसकी सहमति के लिए बिना कोई महत्वपूर्ण विधेयक के पेश नहीं किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री को राज्यसभा के संदर्भ में कुछ भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, ठीक है, ये भी पॉइंट लिखना है। अगला लिखना है आपको, राष्ट्रपति उच्च और निम्न सदन के साथ मिलकर संसद का गठन करते हैं और कैबिनेट प्रधानमंत्री के माध्यम से यहाँ पर राष्ट्रपति की विशिष्ट संबंध के साझा करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 और आर्टिकल 78 है ना, ये हमारा इसके साथ राष्ट्रपति के साथ जो हमारे प्रधानमंत्री के संबंध में निर्धारित करते हैं। और इसके अलावा राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ जो अंतर्गत यहाँ पर राष्ट्रपति की जो कैबिनेट की शक्तियाँ होती है वो बन जाती हैं, ठीक है, ये पॉइंट लिखना है। आगे, इसी प्रकार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री प्रणाली केवल नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, ये वस्तुतः कैबिनेट द्वारा संचालित सरकारें होती हैं, ठीक है। अतः हम निष्कर्ष में निकाल सकते हैं कि जो कैबिनेट जो संसद से उत्पन्न होती है और विशेष रूप से निम्न सदन में वास्तव में वही यहाँ पर संसद का मुखिया होता है। ये पॉइंट आपको लिख के अपना आंसर को क्लोज करना है, ठीक है। तो इतने करीब जितने पॉइंट मैंने बताए सब पॉइंट फॉर्म में पूरा आंसर लिखोगे, राइट। लिख के भी अपना चेक, जो मैं बता रहा हूँ पॉइंट ये लिख के भी अपना दिखा सकते हो मेरे को, ठीक है। तो अब एक थोड़ा सा रुचि बढ़ेगी दिखाने में कि हाँ मैंने आंसर भेजा है ना, यहाँ पे भेजा है, मैंने लिखा है। तो जैसा भी लिख सकते हो लिखो, अपने पॉइंट भी कुछ ऐड कर सकते हो इसमें, जो मैंने पॉइंट बताया उसके साथ अपने भी पॉइंट ऐड करोगे, राइट। देखो टॉपिक मैं ऊपर दे रहता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक इसमें मैं आंसर में कराने जा रहा हूँ। अभी टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो मैं एक दिन पहले आपको ये सब PDF दे रहता हूँ पूरा, ठीक है। आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, लिख सकते हो, उसके बाद मैं अगले दिन कराता हूँ ये,
ठीक है, हर टॉपिक दे रहे तो नीचे क्या क्या टॉपिक पे क्वेश्चन हैं, वो टॉपिक पढ़ के आपको आंसर लिखने होते हैं, राइट। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अगले दिन मैं आपको इसको कराता हूँ, टेलीग्राम पे लिंक भी दे दूंगा, यूट्यूब पे जो कराता हूँ इसका। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बोला परीक्षण करना है कि क्या निजी कंपनियां, ठीक है, क्या निजी कंपनी के माध्यम से सरकार द्वारा संचालित औद्योगिक उपकरण तक कैग की जो हमारी लेखा परीक्षा उसका विस्तार किया जाना चाहिए। ऐसा करने में कैग के समझ आने वाली चुनौतियों का सविस्तार वर्णन करना 150 शब्दों में, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है ये, देखो तो यहाँ से कैसे लिखेंगे, आपको लिखना है यहाँ से पहली बात बताएंगे किससे, आंसर कहाँ से स्टार्ट करना। निजी कंपनी के जो खाते हैं उसकी लेखा परीक्षा के माध्यम से जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय उसके फैसले के बारे में आप संक्षेप में बताएंगे, क्या इसके संक्षेप में, ठीक है। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आंसर को आप जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसले वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ये कैग को लेकर के जो हमारे उपक्रम है वहाँ से भी आंसर को स्टार्ट कर सकते हो, मतलब 2-3 जगह से आंसर को स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पक्ष में बताएंगे, क्या इसके पक्ष में फैसला है, क्या इसके पक्ष में विपक्ष में क्या था, है ना, इसके पक्ष में क्या नहीं था, क्या नहीं था, क्या इसके पक्ष में है क्या नहीं है, ठीक है। ये सब बातें आप बताओगे सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में आप बताओगे इस संबंध में कैग को मिलने वाली चुनौतियाँ, क्या क्या इसको चुनौतियाँ मिलती हैं आपको वहाँ बताना है। थर्ड पॉइंट में पॉइंट फॉर्म में इसको बता देंगे पूरा। उसके बाद अपना यहाँ से जो आंसर आएगा इसको क्लोज करेंगे, राइट। देखते हैं यहाँ से कैसे लिखना है आंसर को। अगर थोड़ा सा टफ लग रहा है तो मैं लिखा रहा हूँ, इस आंसर को आपको प्रैक्टिस करना है, लिखना है, ठीक है। जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, अपना नोट्स पूरा बना के एक तरह से आंसर अपना समराइज करना है, पूरा लिखना है, ठीक है। चेक कराना रहेगा तो आप यहाँ पे लिख के चेक भी करा सकते हो, कुछ और पॉइंट अगर डालना चाहते हो तो, ठीक है। देखो, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जो हमारा नियंत्रण महालेखा परीक्षक कैग है, इसे निजी दूरसंचार कंपनी के खातों को लेखा परीक्षक कर सकते हैं और ये स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करते हुए सरकार के साथ अपना राजस्व यहाँ पर साझा करती है। पहला पॉइंट आपको ये लिखना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश टेलीकॉम सेक्टर में संबंध में था, परंतु इस प्रभाव में खनन, बंदरगाह जैसे सड़क जो अन्य उद्योग हैं उस पर भी पड़ा था और यहाँ पर निजी कंपनियां सरकार के साथ राजस्व साझा करती हैं अथवा पीपीपी जो हमारा मॉडल है उसके तहत किसी समझौते से जुड़ी हुई थी, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, वह निर्णय कैग को अनुच्छेद 149, ठीक है, कैग को अनुच्छेद 149 के अंतर्गत प्राप्त संवैधानिक शक्ति के संदर्भ में था। कैग को राष्ट्रीय धन के संरक्षण में रूप में भी यहाँ पर जाना जाता है। कैग कौन से आर्टिकल में होता है, 148 में, लेकिन यहाँ पर 149 में क्या है, इसकी जो हमारी संवैधानिक शक्ति है उसके संदर्भ में बताया गया इसको, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला लिखना निजी कंपनियों में कैग की क्या आवश्यकता है, जो हमारी निजी कंपनियाँ हैं उसमें कैग की क्या आवश्यकता है, ठीक है। ये आप यहाँ से हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग के बाद 3-4 पॉइंट लिखना है कि पहला पॉइंट इसमें, इस फैसले के अनुसार प्राकृतिक संसाधन सार्वजनिक उपयोग हेतु, इसलिए संसद को प्राकृतिक जो संसाधन के उचित वितरण के पर लेखा परीक्षण करनी चाहिए। सेकंड बात, संसदीय लोकतंत्र में मंत्रिपरिषद और लोगों के द्वारा दोनों की जो जवाबदेही है उसकी परिकल्पना भी की गई है और इसलिए राष्ट्रीय जो निधि से जुड़े किसी भी मुद्दे जैसे स्पेक्ट्रम आदि कैग की आकर लेखा परीक्षा की जानी चाहिए। थर्ड पॉइंट में, किसी कंपनी द्वारा अर्जित किसी गैर कानूनी लाभ से जो भारत की समेकित निधि है उसका नुकसान होता है और यहाँ पर जो कैग है वो CFI के जो पास जो हमारे पैसे होते हैं, आने वाले जो पैसे होते हैं वो लेन देन की लेखा परीक्षा का भी जांच का अधिकार होता है उससे, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट आप ये लिखोगे। उसके बाद एक पॉइंट और लिखना है, कैग सरकार के स्वामित्व वाले जो निगम है उसके बाहरी लेखा परीक्षक भी कर सकता है और उसके लिए पूरक लेखा परीक्षक भी काम करता है, ठीक है। तेल निकासी, बिजली आपूर्ति जैसे जो हमारे सार्वजनिक महत्व की गतिविधियाँ और जो निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका है उसके साथ भी ऐसी गतिविधियों को लेकर संलग्न हमारी जो कंपनियां हैं उसमें भी कैग लेखा परीक्षा विस्तार के लिए औचित्यपूर्ण कारण बता सकता है, ठीक है। एक पॉइंट लास्ट वाले इसमें लिखना है, और ये हमारा जो सत्यम मामले में जो सत्यम मामला था उसमें सिद्ध किया गया था कि निजी लेखा परीक्षक निजी के साथ यहाँ पर सरकारी जो दल हैं वो प्रभाव में आ सकते हैं और राष्ट्रीय निधि को गंभीर क्षति यहाँ पर पहुँचा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा सा, ठीक है। कैग द्वारा निजी कंपनी की जाँच के लिए खिलाफ दिए गए तर्क, ये हेडिंग है। यहाँ पर लिए ऊपर वाला क्या था, पहले हेडिंग जो बताई थी मैंने, ये बताई थी आपको निजी कंपनी में कैग की क्या आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग क्या डालनी है, जो कैग द्वारा निजी कंपनियों की जांच के खिलाफ दिए गए तर्क, क्या यहाँ पर इसके तर्क हैं, ठीक है। इसमें लिखना है पॉइंट, इसमें करीब आपको 5 पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट, अनुच्छेद 149 के अनुसार कैग संसद द्वारा अपने बनाए गए कानून के संग राज्य में यहाँ पर जो किसी भी अन्य प्राधिकरण या निकाय के खातों की लेखा परीक्षा कर सकता है, लेकिन संसद ने कैग द्वारा निजी दूरसंचार कंपनियों की लेखा परीक्षा करने के यहाँ पर ऐसा कोई कानून नहीं बनाया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, निजी कंपनियां पहले ही यहाँ पर विभिन्न एजेंसियों DOT, SEBI, TRAI और कैग द्वारा यहाँ पर जाने जाने वाली जो अनेक लेखा परीक्षा थी उसका सामना कर रही हैं। थर्ड पॉइंट, ये निवेशकों की भावना और भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस द्वारा बाधा पहुँचा सकती है। अगला पॉइंट,
जिससे कैग पर अत्यधिक बोझ पड़ सकता है। अगला पॉइंट, कुछ तकनीकी जैसे हमारे जो क्षेत्र हैं, कच्चे तेल की जो खोज आदि में जो घरेलू हमारे विशेषता होती है उसका अभाव होना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी कंपनियों कि जो गैर हस्तांतरण हमारे योगदान होते हैं, सहयोगात्मक होते हैं, रवैया होता है उनका। ठीक है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री जो जुड़े हमारे जो केजी बेसिन है उनकी लेखा परीक्षक यहाँ पर मामले में पाया गया था। ठीक है। आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। राइट। नीचे लिखना है एक लाइन छोड़ के, ये उपयुक्त समय है कि यहाँ पर जो प्राकृतिक हमारे संसाधन होते हैं इस तक पहुँच रखने वाले जो हमारे पीपीपी है ना ये होता है, इसके अन्य संयुक्त उद्यम पर कैग की जांच का विस्तार करने के लिए यहाँ पर जो कैग अधिनियम 1971 उसमें आवश्यक संशोधन किया जाए और अतिरिक्त कैग को निजी कंपनी की यहाँ पर लेखा परीक्षा को लेकर के क्षमता निर्माण की दिशा में काम करना चाहिए। तो इतना करके आपका जो आंसर रहेगा इसको क्लोज करोगे। ठीक है। तो इस टाइप से आंसर आपको लिखना है, जो मैंने पॉइंट बताया उसके पॉइंट में आप आंसर लिखोगे, और जो पॉइंट अगर आपको एक्स्ट्रा भी आते हैं, कुछ लेटेस्ट पॉइंट हैं, तो लेटेस्ट पॉइंट भी अपने यहाँ पर डाल सकते हो। देखो क्योंकि यहाँ पर आंसर लिखने वाले तो बहुत लोग हैं, जैसे यूपीएससी है, ठीक है, पेपर लेता है तो करीब 8 से 9 हज़ार लोग मेंस देते हैं। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन सबके सेम होते हैं, तो क्वेश्चन आता है तो कम से कम 8 से 9 हज़ार जितने भी लोग पेपर दे रहे हैं सबका कुछ ना कुछ तो अलग होगा। 8 से 9 हज़ार अगर लोग दे रहे हैं तो 8 से 9 हज़ार लोगों का ही अलग होगा क्वेश्चन, कुछ भी पॉइंट सेम किसी का मैच नहीं हो सकता। ठीक है। तो वही बोला हूँ कि भले ही 5 बातें अगर सेम हो तो एक बातें वहाँ से चेंज होगी, है ना। वही मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मैं आंसर लिखता हूँ अगर कुछ बातें आपको चेंज लगती हैं तो आप अपना पॉइंट भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। अपने तरीके से भी आंसर लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं आंसर जो लिख रहा हूँ वही आंसर करेक्ट है, सिर्फ नहीं, आप अपने पॉइंट भी ऐड करके अपने आंसर को बना सकते हो, लिख सकते हो और मुझे भेज सकते हो। जैसा आप लिख पा रहे हो वैसा भेजो। ठीक है। मैं आपको यहाँ से चेक करूँगा, और यहाँ पर नहीं लिख पा रहा हो तो सिर्फ जो आंसर बताता चलो उसको यहाँ से उतने करो और अपने यहाँ पर लिख के रख के उनको प्रैक्टिस करो, यहाँ पढ़ो, उनको रीड करो। तो जितने मैं पेपर कराएंगे कम से कम ऐसे 50 पेपर कराऊंगा मैं। ठीक है। 50 पेपर कराने का मतलब है कि 50 इंटू 4 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ हर पेपर में। ठीक है। तो करीब 5 के 200 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से करा दूँगा। 200 क्वेश्चन का मतलब कितना है समझते हो आप? 50 आपके जो पेपर होंगे, 4 क्वेश्चन में 200 आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। 200 एक क्वेश्चन में हमारा कम से कम 2 पेज लगते हैं मान लो। ठीक है। तो 200 क्वेश्चन में कितने पेज होंगे? 200 क्वेश्चन में 2 दूनी 400, एक 400 पेज की समझ लो आपको पूरी GS1 GS2 GS3 GS4 की कॉपी टाइप में बन जाएगी, 400-500 पेज की। ठीक है। और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करते करते, तो क्या करना, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है और अच्छे से आप आंसर लिखना सीख जाओगे बिल्कुल। ठीक है। बाकी जितना आप लिख सकते हो आंसर लिख के भेज भी सकते हो, मैं प्रैक्टिस करते रहो। और ये 4 क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, फिर मैं भी इसको लेवल बढ़ाऊंगा। 4 के बाद में क्वेश्चन 6 करूँगा, 6 क्वेश्चन रोज दूंगा। ठीक है। कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़ के भी पूछ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर भी कर देना है। ठीक है। बाकी आपको जितना भी रहेगा मैं एक एक चीज़ लेके आऊँगा, एक भी चीज़ का मैं कॉस्ट या प्राइस नहीं रखूँगा, कितना रुपये में आपको पे करना है, इतना खरीदना नहीं, हर चीज़ में फ्री रखूँगा। ठीक है। कुछ भी पे आपको नहीं करना है, बस क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कर दो और अपना अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।